नमस्कार। आज हमारे साथ मंजू गुप्ता जी हैं और हम लोग कब्ज के बारे में थोड़ी और जानकारी प्राप्त करेंगे। इसकी हमने पार्ट 1 वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें हमने जाने कि क्या क्या कारण होते हैं कब्ज होने के, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या खाने पीने का ध्यान रखें जिससे हम लोग कब्ज को थोड़ा दूर रख सकते हैं। तो आज आप हमें ये बताइए कि जैसे सुनने में आता है कि पपीता खाना चाहिए हमें कब्ज में और केला नहीं खाना चाहिए, हाँ जी, तो हाँ जी। ऐसा क्यों कहते हैं हम? इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैंने बताया कि कारणों में जब हमने चर्चा की थी कि लैक ऑफ ल्यूब्रिकेशन, स्नेहन की कमी होने की वजह से आंतों में जब ल्यूब्रिकेंट्स की कमी होती है, चिकनाई जिसे हम कह सकते हैं, स्नेहन थोड़ा सा डिफरेंट है तो स्नेहन प्रॉपर वर्ड है, तो स्नेहन की कमी की वजह से हमको कब्ज होती है। तो जो पपीता होता है उसमें स्नेहन का गुण होता है, वो ल्यूब्रिकेट कर देता है हमारी आंतों को, और वो बड़ी आसानी से फिर जो मल होता है, कुछ भी होता है चिपका हुआ, वो बिना आसानी से, बिना चिपके आराम से वो मल बाहर आ जाता है। इसीलिए हमको पपीता खाना होता है। दूसरा ये भी कारण है कि जो केला होता है वो बहुत भारी होता है पचने में, और लूज मोशन जैसे होते हैं तब हम उसको जनरली खाते हैं। पपीता वेरी इजी टू डाइजेस्ट, सुपाच्य जिसे हम कह सकते हैं। और जबकि केले में तो बल्कि अवगुण ये होता है कि वो एसिडिटी भी बना देता है। तो यही कारण है कि हम लोग पपीता खाते हैं। तो किस वक्त हमें पपीता खाना चाहिए? पपीता वैसे तो हम किसी भी वक्त खाएंगे तो फायदा ही करेगा कब्ज में, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो ये है सुबह खाली पेट खाना, या फिर किसी भी टाइम अगर हम खाना खाते हैं तो उससे पहले खाना। तो बेस्ट है सुबह खाली पेट खाना अगर आपको कब्ज है तो आपने एक दो बार इस चीज पे एम्फेसाइज किया कि आंतें जो कि इंटेस्टाइन्स है हमारी, उसमें मल जमा हो जाता है, तो ये मल जमा होता क्यों है? ये जनरली जो ग्रिष्ट भोजन हम जो करते हैं उसकी वजह से ये मातों में मल जमा हो जाता है। अच्छा, तो इस मल को फिर हम जमा होने से कैसे रोक सकते हैं? इसको रोकने के लिए ये कि आप ग्रिष्ट भोजन मत कीजिए, हल्का सुपाच्य आहार लीजिए, जो तला हुआ मैदे की जो चीजें होती हैं वो हमको अवॉइड करनी होंगी। दूसरा, हमको जो फ्रूट्स वगैरह जो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं उनको अपने आहार में हमको शामिल करना होगा। पानी की मात्रा हमको बढ़ानी होगी ताकि हमारी इंटेस्टाइन्स में जो ये डिपॉजिट होता है ये ना हो। दूसरा, हमको अपने खाने में रेशे को, फाइबर को बढ़ाना होगा। फाइबर का इंटेक जैसे दलिया वगैरह होता है उसको हमें बढ़ाना होगा। और जो सब्जियां वगैरह होती हैं, जो सूखी सब्जी की बजाय जो तरी वाली सब्जियां होती हैं, घिया, तोरी, दाल वगैरह कुछ भी बनाते हैं तो उसमें पानी की मात्रा हमको ज्यादा रखनी होगी। तो इस तरीके से अगर हम ध्यान रखेंगे आहार का तो हम अपने जो ग्रिष्ट भोजन या फिर जो आहार का ध्यान रखें, हम आंतों में मल जमा होने से रोक सकते हैं। और ये भी हमें बताइए कि कब्ज में हम लोग त्रिफला या हरड़ क्यों लेते हैं? त्रिफला यानी कि 3 फल, इसमें आंवला, हरड़ और बहेड़ा, ये 3 चीज होती हैं। तो ये तीनों फल 3 दोषों पर काम करते हैं जो हमारे अंदर होते हैं, कफ, वात, पित्त, ये तीनों बैलेंस होने चाहिए। तो ये तीनों फल तीनों दोषों पर काम करके बैलेंस कर देते हैं। इससे हमारा शरीर स्वाभाविक रूप से कार्य करने लगता है जब सारे दोष दूर हो जाते हैं, तो बैलेंस हो जाती हैं। तो दूसरा जो हरड़ होती है इसमें विरेचक का गुण होता है, इट एक्ट्स एज ए लैक्सेटिव। तो जो भी कब्ज तोड़ने के लिए जो कैस्टर ऑयल या फिर जो बहुत तरह की लूज वाली जैसे दवाई होती है वो जो लैक्सेटिव्स होते हैं, इस तरीके से हरड़ एक नेचुरल लैक्सेटिव है, आयुर्वेद में बेस्ट जो है। और दूसरा, इसमें फाइबर भी काफी मात्रा में होता है, तो फाइबर होने की वजह से हमारा इंटेस्टाइन्स क्लीन हो जाती है। तो हमने अभी तक जाने कि कुछ गर्म चीजों लेके और हरड़, त्रिफला वगैरह लेके हम कब्ज में काफी हेल्पफुल होता है। तो इसमें पनीर का पानी भी सुनने में कभी कभार आता है कि पनीर का पानी काफी हेल्पफुल होता है, तो ऐसा है क्या? हाँ, पनीर का पानी लेकिन सब लोगों के लिए कारगर नहीं होता है। कुछ केसेस में जिसमें लुब्रिकेशन की कमी की वजह से अगर कब्ज है तो उसमें ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि इसमें वसा काफी मात्रा में होती है पनीर के पानी में। तो जो फैटी एसिड्स, फैट्स वगैरह होते हैं उसकी वजह से पनीर का पानी भी काफी इफेक्टिव रहता है कब्ज में। तो जिनको कब्ज है वो रूटीन में और किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं? रूटीन में उसे, जैसे मैंने बताया कि फाइबर का इंटेक उसको बढ़ाना चाहिए। तो वो हम कैसे बढ़ा सकते हैं कि छिलके वाली दालें हमको ज्यादा खानी चाहिए। खास तौर पे जो मूंग छिलके की दाल होती है वो कब्ज वालों के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और उनको मल्टीग्रेन आटा ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय जो शक्ति भोग और आशीर्वाद वाले जो पैकेट वाले आटे आते हैं वो तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए कब्ज वालों को। और उनको दलिया खाना चाहिए खिचड़ी की बजाय। खिचड़ी नहीं, क्योंकि खिचड़ी में चावल होता है और वो ठंडा भी रहता है, और खिचड़ी अगर खाते भी हैं तो उसमें दाल की मात्रा हमको
ज्यादा लेनी चाहिए। जैसे जो लोग जूसेस वगैरह पीते हैं, जूसेस की बजाय उनको फ्रूट्स लेने चाहिए क्योंकि इसमें फाइबर ज्यादा जाता है। तो इस तरह की कुछ चीजों का उस बंदे को ध्यान रखना चाहिए जिसको कब्ज रहती है। तो इनमें से ऐसी भी कोई चीजें हैं कि जो हमें अवॉइड करनी चाहिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बहुत सी चीजें हैं जो कब्ज कारक होती हैं और जो पेट को हमारे खराब करती हैं। जैसे कि आलू गोभी, वो स्वस्थ मनुष्य के लिए तो सही है, लेकिन जिसको प्रॉब्लम है, कब्ज है, उनको आलू गोभी, तली हुई चीजें, भिंडी और जैसे कि छोले, राजमा, भारी चीजें उसको अवॉइड करनी चाहिए। उड़द की दाल तो बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए ऐसे लोगों को। तो हमने काफी कुछ जाना कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हम खाएं ना खाएं। इसके अलावा भी कुछ है क्या जो एक हेल्पफुल हो सकता है कब्ज में? कुछ चीजें हैं जो बची हुई है कब्ज के बारे में। अगर किसी को कब्ज रहती है, एक तो जो शंख प्रक्षालन जो होती है क्रिया, उसमें 5 आसनों को सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, और एक लघु शंख प्रक्षालन होता है, एक लंबा अवधि वाला होता है जो तो प्राकृतिक चिकित्सालय या फिर हमें जाकर ही कर सकते हैं। तो शंख प्रक्षालन काफी अच्छा रहता है जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। और सेकंड है जो एनीमा भी एक शॉर्ट एनीमा होता है, एक अच्छे तरीके से जो प्रॉपर दिया जाता है, जो क्रोनिक वालों के लिए शॉर्ट एनीमा हम घर पे भी ले सकते हैं। कब्ज वालों के लिए एनीमा भी बहुत ज्यादा अच्छा है। या फिर जिनको ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है, वो लोग प्राकृतिक चिकित्सालय में जाके पंचमहाभूत चिकित्सा जो होती है, उसमें वाटर थेरेपी, मड थेरेपी वगैरह दी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर किसी को बहुत ज्यादा कब्ज की प्रॉब्लम है तो उनको वो चिकित्सा भी लेनी चाहिए। और कुछ घरेलू उपचार हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, जिनसे हमारी कब्ज पूरी तरह से दूर हो सकती है। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि कैसे कैसे क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं कब्ज के, और इनको अलग अलग इफेक्ट्स को हम लोग कैसे कैसे क्योर कर सकते हैं, किस किस चीज़ का हम लोग डाइट में ध्यान रखें, और उसके अलावा हम लोग और कैसे कैसे कब्ज को दूर रखने में चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने होम रेमेडीज के बारे में बताया, तो होम रेमेडीज के बारे में हम लोग पार्ट 3 में मिलते हैं, और तब हम अच्छे से चर्चा करेंगे उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।